बीए पार्ट प्रथम ऑनर्स के छात्र छात्राओं, अभी तक मैंने अफवाह तंत्र के अंतर्गत आपको नदियों के बारे में बताया था कि राजस्थान में नदियों का उद्गम, विभिन्न नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और वो कहाँ गिरती हैं। आज मैं आपको राजस्थान की झीलों के बारे में बताऊंगी। राजस्थान राज्य में अधिकतर झीलें खारी पानी की हैं, परंतु यहाँ मीठे पानी की भी झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की झीलों में कृत्रिम व प्राकृतिक दोनों प्रकार की झीलें देखने को मिलती हैं। प्राचीन काल से ही झीलों का यहाँ बहुत अधिक महत्व रहा है। यह जल संसाधन, चाहे आप उसको सुंदरता की दृष्टि से लें, इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ अनेक झीलें हैं। राजस्थान की अधिकांश झीलें आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। इनमें छोटी छोटी नदियाँ जल लाकर भर देती हैं। कुछ झीलों में मछलियाँ भी पाली जाती हैं। मीठे पानी की झीलों का उपयोग सिंचाई व पेयजल हेतु किया जाता है। राजस्थान की झीलें यानी राजस्थान की झीलों को उनकी जलीय प्रकृति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं: खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। सबसे पहले आती है आपकी सांबर झील। सांबर झील पूरे प्रदेश में आंतरिक नमक उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। आवागमन की दृष्टि से इसकी स्थिति जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर जयपुर से 70 किलोमीटर पश्चिम में है। जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर क्रमशः जयपुर, जोबनेर, फुलेरा व सांबर झील निम्न स्टेशनों के क्रम से आती है। यह झील फुलेरा तहसील में आती है, परंतु यह झील 3 झीलों की सीमा भी बनाती है, जिनमें अजमेर, जयपुर, नागौर है। इसकी महासागर तल से ऊंचाई 400 मीटर से अधिक व 300 मीटर से कम नहीं है। इस झील के पश्चिम में शुष्क जलवायु एवं पूर्व में अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। नमक उत्पादन या नमक जमाव के बारे में सभी वैज्ञानिकों के विचार प्रस्तुत किए गए। नमक उत्पन्न होने में 2 कारकों का महत्वपूर्ण योग रहता है। जो कारक है नदियों द्वारा लाया गया नमक व केशाकृषण पत्ती द्वारा झील में निर्मित नमक। इन दोनों को हम बाहरी स्रोत व आंतरिक स्रोत भी कह सकते हैं। केशाकृषण पत्ती द्वारा झील में निर्मित नमक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नदियों द्वारा नमक लाना। नदियों द्वारा नमक बहाकर लाया जाता है। नदियाँ जिस क्षेत्र में बहकर आ रही हैं वहाँ भूमि में उड़कर नमक के तत्व आते हैं। वे नदियाँ उस भूमि से उन्हें बहाकर अपने साथ झील में गिरा देती हैं। नमक की मात्रा कितनी आती है, यह कुल मिलाकर सभी नदियों
से प्रतिवर्ष काफ़ी टन यानी काफ़ी टन मात्रा में नमक की प्राप्ति होती है। दूसरा आता है केशाकर्षण द्वारा निर्मित नमक। पानी के निचले झील में पुरानी लवणीय झीलें बिछी पड़ी हैं। इन लवणीय चट्टानों में नमक घुल घुल कर केशाकर्षण पत्ती द्वारा परत के रूप में जमता रहता है, जिससे यहाँ नमक उत्पन्न होता है। यह नमक या यहाँ पर नमक मुगल काल से ही निकाला जा रहा है। समस्त झील के क्षेत्र में नमक को लाने व ले जाने हेतु छोटी लाइन की पटरियाँ बिछा रखी हैं, जिस पर सांवर, गुड़ा, कुचामन व नावा 4 स्टेशन स्थापित है, जहाँ से नमक का निर्यात किया जाता है। यहाँ पर एक सोडियम सल्फेट का प्लांट भी लगा हुआ है। वर्तमान में सांबर साल्ट लिमिटेड का उपक्रम भारत सरकार के अधीन है। दूसरा है डिडवाना झील। यह झील भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोधपुर नगर से डिडवाना झील 205 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है तथा डिडवाना कस्बे के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस झील की लंबाई 4 किलोमीटर लंबी है व 3 से 6 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस झील के पैंदे में खारी चट्टानें व खारे जल के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर नमक प्राय खाने के अयोग्य होता है। इसमें क्लोराइड की जगह सल्फेट होती है। डिडवाना से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सोडियम सल्फेट का संयंत्र अव्यवस्थित है, जिसकी कृत्रिम तरीकों से सोडियम तैयार कर कागज के काम में लिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ के नमक को बाहर देश विदेश में निर्यात कर दिया जाता है। यह राजस्थान सरकार के अधीन है। तीसरी है पंचभद्रा यानी पंचभद्रा झील। यह भी राजस्थान की महत्वपूर्ण झील है। राजस्थान से सुदूर पश्चिमवर्ती जिला बाड़मेर में पंचभद्रा नामक स्थान पर 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत यह खारी पानी की झील है। इसके खारी पानी का स्रोत वर्षा पर आधारित जल के साथ साथ नियतवाही जल स्रोतों से इसे प्राप्त खारी जल मिलता है। इसके बाद आता है लून करणसर झील। यह भी खारी पानी की झील है। बीकानेर से उत्तर पूर्व में 80 किलोमीटर दूर लून करणसर नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ से बहुत कम मात्रा में नमक की प्राप्ति होती है। यहाँ नमक की खपत स्थानीय क्षेत्र में ही पूरी हो जाती है। अब आता है आपका मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले है जैसमत झील। राणा जयसिंह जी ने सन 1685 से 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील को यह रूप प्रदान किया था। यह यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य हर दृष्टि से भावाभिव्यक्ति से उत्प्रोत है। मनोहारी दृष्टि से आवर्त व पहाड़ियों से घिरी हुई इस झील का पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व है। पर्यटन के साथ साथ इस झील की से सिंचाई की सुविधा भी प्राप्त की जाती है। इस झील में सिंचाई हेतु 2 नहरें श्याम
सतपुरा नहर व भाट नहरें बनाई गई हैं। फिर आता है राजसमंद झील। महाराणा राज सिंह ने सन 1662 में काकरोली के रेलवे स्टेशन के निकट इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। वर्तमान में इस झील से सिंचाई, नौकायन, पर्यटन का लाभ मिल रहा है। इसके बाद आता है पिछोला झील। उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के किनारे महाराणाओं के महलों के पीछे 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने इस झील को बनवाया था। यह भी महत्वपूर्ण झील है राजस्थान के। इसके बाद आता है आना सागर। इस झील को अजमेर नगर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता में आना जी ने सन 1137 के लगभग बनवाया था। फिर आती है आपकी सिलीसेट झील। अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य व चारों ओर से वनों से घिरी सिलीसेट झील जयपुर दिल्ली या अलवर जयपुर के मार्ग पर अलवर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस झील की सुंदरता व पर्यटन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होने के कारण व्यक्ति मनोरंजन हेतु यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा विश्राम गृह स्थापित किया गया है एवं कुछ किलोमीटर दूर होटल सरिस्का भी मौजूद है। इस झील में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसके बाद आता है कोलायत झील। कपिल मुनि ने तपस्या की भूमि में कोलायत बीकानेर से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की और कोलायत नामक स्थान पर स्थित है। यहीं पर कोलायत झील स्थित है। पुष्कर झील। यह झील धार्मिक दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह झील अजमेर जिले में अजमेर से उत्तर दक्षिण में लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर कस्बे में स्थित है। इसमें छोटी छोटी नदियाँ पहाड़ियों से निकलकर आती हैं और इस झील में पानी इकट्ठा करती हैं, जिससे वर्ष भर पानी बना रहता है। इस झील की 3 तरफ पहाड़ियाँ स्थित हैं। वर्षा के दिनों में इस झील का दृश्य बहुत ही मनोहारी लगता है। तो इस तरह ये राजस्थान की झीलें हैं। लेकिन राजस्थान के जल संसाधन में फ्लोराइड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। राज्य में देश के लगभग 1% जल संसाधन ही उपलब्ध है, जो भी उचित रूप से उपयोग नहीं आ रहा। उसका उपयोग अनुचित, अदूरदर्शितापूर्ण तथा अविवेकपूर्ण ढंग से हो रहा है। उद्योगों में पानी का सही एवं समुचित उपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। भूजल का दोहन पूर्वी राजस्थान में पश्चिम की तुलना में अधिक है। पश्चिम राजस्थान में वार्षिक भूजल की आपूर्ति सापेक्षिक रूप से कम है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम व अनिश्चित होती है। धरातलीय जल स्रोत नहीं है। सिंचाई के लिए भूजल का विकास का स्तर बहुत कम है। अधिक वाष्पीकरण के कारण विस्तृत क्षेत्र में खारापन अधिक है। कतिपय जलोढ़ जलभूतों में भूजल संग्रहण की क्षमता अधिक है। लाठीशैल विरचना में भूजल का दोहन जलापूर्ति अधिक है। राजस्थान में भूमिगत जल से प्राप्त ppm की मात्रा एवं फ्लोराइड की मात्रा तथा फ्लोराइड का वितरण फ्लोरोसिस की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। अतः फ्लोरिस के बारे में, फ्लोराइड व फ्लोरोसिस के बारे में
आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ। देश के 32 में से 17 राज्य फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। राजस्थान के सभी 32 जिलों में फ्लोरोसिस का असर है। फ्लोराइड एक हानिकारक तत्व है और स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। फ्लोराइड के मुख्य स्रोत पानी है। फ्लोराइड अधिक अंतर्ग्रहण के कारण होता है। फ्लोरोसिस 3 प्रकार का होता है। फ्लोराइड और पानी में फ्लोराइड होने पर न तो पानी का रंग बदलता और न ही उसका स्वाद व गंध। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा जितनी कम हो उतना अच्छा है, परंतु 1.0 मिलीग्रा प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। पानी को उबालते समय फ्लोराइड कम नहीं होता। फ्लोराइड केवल फिल्टर के जरिए ही हटाया जा सकता है। हमारे राज्य में गिरते हुए भूजल की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान राज्य में वर्षा निरंतर कमी, भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है। भूजल विभाग के अनुसार जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में हर वर्ष पानी लगभग 9 सेंटीमीटर की दर से गिर रहा है, जिससे भूजल स्तर भयावह स्थिति में पहुंच चुका है। यदि भूजल पुनर्भरण का प्रयास नहीं किए गए तो पेयजल, कृषि, पशुपालन, वानिकी, उद्यानिकी आदि सभी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अतः हमें हमारी सरकार इस समस्या को समाप्त करने की ओर विशेष ध्यान दे रही है। धन्यवाद।